नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। सच्चे प्यार की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की घटना है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में प्रथम वर्ष का छात्र था। हर लड़के के जीवन में मेरी तरह 17 वर्ष की कच्ची उम्र में ऐसा समय होता है जब वो रात को बिस्तर में अपना सर छुपाता है तो उसकी काल्पनिक प्रेयसी आके उसे जरूर सताने लगती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरे से जैसे सभ्य बच्चे के अंदर ख्वाबों की मल्लिका आ सकती है तो बाकी तो मुझे खुद से ज़्यादा ही बिगड़ैल लगते हैं। ये उस समय मेरे पास नोकिया का एक कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था जो पूरे हॉस्टल में कुछ ही लोगों के पास था। पापा ने बड़े प्यार से मुझे घर पे बात करने के लिए ही नसीहत देकर दिया था। उस समय मुझे उनकी नसीहत थोड़ी सी अटपटी सी लगी थी। बिना गर्लफ्रेंड वाले बच्चे को इतनी एडवांस नसीहत। पहला साल था तो जाने अनजाने हर तरह के दोस्त बन गए थे। उस समय रिलायंस कंपनी ने सस्ते सिम कार्ड जारी किए थे जो रात को 11 बजे से 6 बजे तक फ्री हो जाते थे। जिनकी थी उनकी मस्ती, जिनकी नहीं थी वे बेचारे रॉन्ग नंबर पे अपनी मल्लिका तलाशते। मेरे कुछ दोस्त रात का खाना खाकर मस्ती करने के लिए मेरे कमरे में आ जाते और किसी न किसी रॉन्ग नंबर पर फ़ोन करके परेशान करते। जब मैं उन्हें डांटता तो वो मुझसे कहते कि यार करने दे उन्हें शिकायत, कौन सा तेरा सिम सही आईडी प्रूफ पर है। मुझे कभी अच्छा लगता कभी नहीं। ऐसा काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन हर चीज़ को जैसा अंत निश्चित होता है वैसे इसका भी होना था। एक दिन दोस्तों ने किसी को फ़ोन लगाया और उसने फ़ोन उठाया नहीं। बाद में उसने जब उधर से फ़ोन किया तो मैंने रिसीव किया। हेलो, कौन और फ़ोन क्यों किया था? मैंने फ़ोन नहीं किया था। आप कौन? अच्छा बदमाश कहीं के, दोबारा फ़ोन किया तो पुलिस को नंबर दे दूंगी, समझे नालायक। पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर मिलाते रहते हैं। अच्छा नाम तो बता दीजिए प्लीज़, मैंने चुटकी लेते हुए ही कहा। वो पुलिस FIR में पूछ लेना और नंबर कट कर दिया। कितनी प्यारी आवाज़ थी उनकी। उनकी डांट में भी एक अपनापन सा लगा था मुझे। थोड़ी देर तक मैं उनकी यादों में ही डूबा रहा, जिसे देखकर मेरे दोस्तों ने साले को पहली आवाज़ का प्यार बोलकर मेरी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। मेरे दोस्तों को अब एक नंबर मिल गया था परेशान करने के लिए। अगले दिन उन सब ने मेरे मोबाइल से फ़ोन करके मेरे सामने ही उन्हें खूब परेशान किया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि उन्हें रोकूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर उन कमीनों के बीच में पोपट जो बन जाता। पता नहीं क्यों जब से मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी ऐसा लग रहा था जैसे दोस्तों ने मेरे किसी अपने को परेशान किया हो। मैं रात को 2 बजे तक यही सोचकर करवटें बदलता रहता। मेरा दिल इसलिए भी दुखी था कि इस तरह से उन्हें हर रोज़ परेशान किया जाएगा। मैं अगले दिन दोपहर में हिम्मत करके उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन उसी लड़की ने उठाया था। मैंने उनसे अपने दोस्तों के किए हुए व्यवहार पर उनसे क्षमा मांगी। मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताई और वादा किया कि मेरे मोबाइल से अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो मेरे ईमानदार व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुझे माफ़ भी कर दिया। उन्होंने बताया कि वो एक डॉक्टरी की छात्रा है और वो भी हॉस्टल में ही रहती हैं। मैंने लगे हाथ उनकी आवाज़ की तारीफ़ कर दी और बोला कि नाम तो बता दीजिए या FIR में ही पता लगेगा। मेरे मजाक पर वो थोड़ा हंसी और अपना नाम जावी बताया, साथ ही मेरा नाम भी पूछ लिया।
मेरा नाम साहिल सुनकर फिर से हंसी और बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। आज मैं बहुत खुश था। मेरे दिल पर से मानो बहुत बड़ा भार उतर गया था। मैं बहुत खुश था आज कि चलो मैंने अपने दोस्तों की नासमझी से किसी को हर्ट होने से बचा लिया था। अब बारी थी रात में दोस्तों को परेशान करने से रोकने के लिए मैंने रिलायंस का सिम निकालकर अपना मूल सिम लगा दिया और रात को जब दोस्त आए तो बोल दिया कि यार किसी लड़की के घर वाले फ़ोन करके मुझे गाली दे रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सिम तोड़कर फेंक दी। दोस्तों को लगा कि हो सकता है जिसे हम रात को परेशान करें वो दिन में साहिल को गाली दे, इसीलिए वो सब मेरी बात से सहमत होकर वहाँ से चले गए। 2-3 दिन बीत गए लेकिन मैं इस बात को भुला नहीं पाया था। मुझे जावी की आवाज़ बहुत याद आ रही थी। मैं फ़ोन करना चाहता था लेकिन डर था कि जावी कहीं मुझे भी मेरे दोस्तों के जैसा ही ना समझ ले। आखिर जब चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जावी को मैसेज किया, अगर आप परेशान ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। और उधर से जवाब आने की प्रतीक्षा किए बगैर ही दूसरा मैसेज किया, मुझे हल्का सा बुखार है, कोई दवा जानती हैं तो बता दीजिए। मैंने जावी के भीतर बुखार शब्द जानबूझकर सहानुभूति जगाने के लिए डाला था। एक भविष्य का डॉक्टर कैसे यह सहन कर लेगा कि उसे दवा का नाम भी नहीं मालूम। उसने तुरंत फ़ोन किया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, फिर भी मैंने अपनी खुशी कंट्रोल करके फ़ोन उठाया। हल्के बुखार का बहाना बनाकर बोला, हेलो, तुम्हें कब से कितना और कैसे बुखार हुआ। उधर से किसी और लड़की की आवाज़ थी। मुझे लगा शायद जावी ने किसी डॉक्टर को फ़ोन दे दिया है। मैं उसे बनावटी सारी परेशानियां बता दी। आपको ल्यूकोरिया हो गया है, जल्द से किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ और ब्लड टेस्ट कराओ। ये क्या होता है, मैंने बनावटी घबराहट में बोला। अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी लेडीज़ प्रॉब्लम है, आज ही दिखाओ नहीं तो तुम्हारा पीरियड रुक जाएगा। और उधर से एक पूरा ग्रुप हंसता हुआ प्रतीत हुआ। अब मुझे लग गया था कि मेरा कट गया। मैंने तुरंत शर्मिंदगी में फ़ोन काट दिया। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों फ़ोन कर दिया, अपना मजाक बनवाने के लिए। मैं सोच रहा था कि देखो जावी ने बदला ले ही लिया, देखो प्यारी आवाज़ के पीछे कैसे साजिश छिपी होती है। आज जावी की वजह से मेरा कितना मजाक बन गया। शाम को जब मैं अनमने ढंग से हॉस्टल की छत पर टहल रहा था तभी उधर से फ़ोन आया। मैंने अनमने ढंग से ही फ़ोन उठाया। मैंने सोचा किसी और की आवाज़ होगी तो फ़ोन काट दूंगा। सॉरी यार, मेरा फ़ोन मेरी सहेली के पास था और जब आपका मैसेज आया तो उसी ने पढ़ा। उन सब ने मिलकर आपका मजाक बनाया। मैं इसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप अब इसे बदला ना समझिएगा। और हाँ, आपका बुखार कैसा है? आवाज़ जावी की थी। मैंने कहा, अब तो और भी बढ़ गया है, आपके दोस्तों ने बढ़ा दिया। मैं अपने दोस्तों के द्वारा की गई बदतमीजी के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि वो सब ऐसा करेंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए साहिल। अब मैं भी थोड़ा पिघल गया था। मैंने कहा, नहीं अब ठीक हूँ। थोड़ी देर पढ़ाई की बातें हुई और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। रात को 11 बजे जब मैं सोने जा रहा था तभी जाबी का फ़ोन आया। उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। उसका इस तरह अपनेपन से पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस रात हमने करीब 1 घंटे तक बात की। अगले दिन जावी का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं भी इंतज़ार करते करते सो गया। अगले दिन जैसे ही मैंने फ़ोन किया उसने फ़ोन उठाकर यही बोला, कल कहाँ थे जनाब? मैंने कहा, सो गया था जल्दी, या फिर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। उसने खिलखिलाते हुए कहा, इतने ही दिन में दिल का हाल पढ़ लिया था उसने। लेकिन खुशी इस बात की भी थी
कि इंतजार उधर भी था। बातों का ये सिलसिला चढ़ पड़ा था। अब तो हर रोज ही दोनों को रात के 10 बजे का इंतजार रहता। जावी अगर व्यस्त होती तो मुझसे इंतजार करना मुश्किल हो जाता था। जीवन का पहला प्यार था ये। हालांकि अब तक दोनों में से एक ने भी इस दिशा में पहल नहीं की थी। मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि जावी कहीं नाराज ना हो जाए, और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैं अब जावी से बहुत प्यार करने लगा था, बहुत खुश रहने लगा था। मैं दिन भर की सारी बातें रात में जावी को बताने की जल्दी होती। वो मेरी बातें माँ की तरह पहले सुनती, खूब हंसती, फिर अपनी मार्गदर्शक वाली राय अगर जरूर होता तो दे देती। वो भी अपने दिन भर की अच्छी खराब खबरें, कॉलेज के किस्से, हॉस्पिटल में मरीजों के बीच की बातें सब बताया करती। मुझे जावी की हंसी बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं उसे हंसाने की खूब कोशिश करता रहता था, और वो पागल तो मेरी आवाज़ सुनकर भी हंसने लगती। पहले प्यार का एहसास वही समझ सकता है जिसे हुआ हो। जब जावी की ज़्यादा याद आने लगती तो मैं उसे दिन में भी फ़ोन कर देता। तब वो बड़े प्यार से समझाती और कहती, पढ़ाई नहीं करोगे तो वह नाराज़ हो जाएगी। वो बिल्कुल मम्मी जैसा व्यवहार करती। हंसाना, रूठना, मुझे मनाना, समझाना, डांटना सब आता था उसे। मैं उसे खुश रखने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे तकलीफ हो। पढ़ाई भी मन लगाकर करता। जावी से मिलने के बाद लगने लगा था दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किस्मत वाला होता है वो जिसे प्यार के साथ केयर करने वाला भी मिले। दिन भर दिन कैसा भी बीते, रात तो हमारी बात करके खुशनुमा हो ही जाती थी। जब आपके अंदर किसी के प्रति निस्वार्थ भाव वाला प्रेम हो तो वो प्रेम सदैव आपको सुख ही देता है। हमारी बात करते हुए 6 माह से ज़्यादा हो गए थे। अभी तक दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखे थे। मैंने जावी से वैलेंटाइन डे पर मिलने के लिए बोला तो उसने कहा, ये सब ड्रामा तुम्हें भी अच्छा लगता है क्या साहिल? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने तो। मिल लेंगे अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया तो। मैं जावी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, सो जिद ना करके पढ़ाई में मन लगाने लगा। रात को जावी से कुछ देर बात और बाकी समय बस पढ़ाई। आखिर मेहनत रंग लाई, रिजल्ट आया, और न सिर्फ अच्छे मार्क्स आए बल्कि क्लास में भी अच्छी पोजीशन आई। मुझसे ज़्यादा जावी खुश थी। गर्मी की छुट्टियों में मैंने उसे उसका वचन याद दिलाया। वो मिलने के लिए तैयार हो गई। मैं लखनऊ गया। पूरे रास्ते मेरे अंदर रोमांच और एक अनजान भय बना हुआ था कि कहीं सामने से देखकर जावी निराश ना हो जाए, नहीं तो अब तक की सारी खुशियाँ मेरी तबाह हो जाएंगी। मुझे आज उसे सामने से देखने की अद्भुत खुशी भी मिलने वाली थी। हमें एक रेस्टोरेंट में मिलना था। नाम और जगह जावी ने बता रखा था। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि जावी अभी तक नहीं आई थी। मैंने फ़ोन किया तो जावी बोली कि अभी जाम लगा हुआ है। मुझे अब वहां बैठकर जावी का इंतज़ार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद जावी आई। उसने बता रखा था कि उसके साथ उसकी 3 सहेलियां भी हैं। जब वो रेस्टोरेंट में प्रवेश कर रही थी, मेरा ध्यान एक लड़की पर गया जो भला की खूबसूरत थी, बिल्कुल हीरोइन जैसी। मैं तो बाकी के 3 लड़कियों पे अपनी जावी तलाश रहा था, लेकिन ये क्या, उसी खूबसूरत लड़की ने आके हाथ मिलाया और अपना नाम जावी बताया, और देरी के लिए अपने चिर परिचित स्टाइल में माफ़ी भी मांगी। मैं तो बस उड़ता ही जा रहा था। कहाँ हो अंग्रेजी शराब, कहाँ पे देसी पौआ। अब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, जो अपनी जावी को बोल बोल कर उसकी हंसी नहीं रुकने देता था। आज उसकी आवाज़ निकलनी मुश्किल हो गई थी। वो तो शुक्र है जावी का जो इतना सपोर्ट की कि मैं थोड़ा बोल पाया। हम लोग वहाँ करीब 1 घंटे तक रहे बात करते हुए। एक बार जावी की एक
दोस्त मेरी तरफ इशारा करके जावी से धीरे से बोली, कितना मासूम है बेचारा। मैंने सुन लिया था। मैंने तुरंत उस लड़की से बोला, बेचारे से क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोली, शादी तो होनी नहीं है तुम दोनों की, तो फिर बेचारे ही हुए ना जनाब, क्यों नहीं होगी शादी? अरे मेरी दोस्त जीवन भर शादी नहीं करने वाली। जावी उसे रोक रही थी, फिर भी उसने बोल ही दिया। मुझे उसका ऐसे बोलना बड़ा अजीब लगा था। फिर अचानक उसके हॉस्पिटल से फ़ोन आया और उन्हें तुरंत जाना पड़ा। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट दिया और जल्दी से निकल गई। मेरे पास भी एक गिफ्ट था, लेकिन जावी के सहेलियों के बीच में उसे देने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मुझे उसकी सहेली की बात बहुत अजीब लगी थी। उन सब के चले जाने के बाद मैं वहीं बैठकर जावी की यादों में खो गया था। एक तरफ इतने पहली बार इतनी खूबसूरत जावी से मिलने की खुशी, तो दूसरी तरफ उसके शादी न करने की बात से बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी बात जावी ने अब तक मुझसे छुपाई क्यों? ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पाकर भी मैं कंगाल हो गया था। मन ही नहीं कर रहा था उठकर वापस अपने हॉस्टल आने की। मैं आया तो नहीं था शादी के बारे में सोचकर, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी सहेली की बात ने मेरे सारे दिमाग को वहीं लगा दिया था। कुछ और सूझ भी नहीं रहा था। मैं तुरंत फ़ोन उठाया और सीधे सीधे जावी को बोल दिया, क्या सच में मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या हो गया तुम्हें साहिल? मुझे जवाब चाहिए बस। अरे यार, इसके बारे में बाद में आराम से बात करते हैं। कोई मजबूरी है तो बताओ, नहीं तो मुझे अभी जवाब चाहिए। साहिल गुस्से में जावी से बोल रहा था। नहीं यार साहिल, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तो अभी अच्छे से पढ़ाई करके एक सफल हार्ट सर्जन बनना है, फिर सोचेंगे। मतलब ना है तुम्हारा। अब मैं थोड़ा गुस्से में था, अभी हॉस्पिटल में हूँ साहिल, बाद में बात करते हैं। और फ़ोन कट गया। फिर मैंने गुस्से में फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। गुस्से और घृणा से मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। रात भर मैंने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन लगा ही नहीं। एक नादान उम्र के प्यार में धैर्य कहाँ होता है। मैं भी उस समय पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अगले दिन जब उसी ने फ़ोन किया तो मैं खूब भड़का उस पर और सीधे सीधे फिर पूछा कि शादी करनी है या नहीं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा और एकमात्र प्रश्न रह गया था और जावी इसी प्रश्न से भाग भी रही थी। उसने बात को घुमाकर टाल दिया। अब तो जब भी बात होती मैं थोड़ी देर बाद ही शादी पर आ जाता और जावी कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। अब मुझे लगने लगा था कि जावी मुझसे दूर जा रही है। ना तो वो मेरे सवाल का जवाब देती और ना ही मैं कोई और सवाल करता। जिंदगी की हंसती खेलती पटरी को दोनों ही उखाड़ने पर तुले हुए थे। मैं बहुत निराश रहने लगा था। ऐसा लगता जैसे किसी अपने ने मुझे ठग लिया हो। अब जावी से बात किए बिना भी दिन की शुरुआत हो जाती तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैं पढ़ाई में भी मन नहीं लगा पा रहा था। मैं घर चला गया, सोचा वहाँ कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, जावी मेरी जिंदगी बन गई थी। अब उस जिंदगी के बिना जीना आसान नहीं लगता था। दिल की बातें अब कहीं तो कहीं किससे, दोस्तों में सबको तो खो चुका था मैं। अब तो मैं सबको शक की नज़र से देखने लगा था। किसी पे भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। धीरे धीरे मैंने जानबूझकर जावी से दूरी बना ली। मुझे लगता था कि वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है। एक दिन मैंने उससे गुस्से में साफ साफ पूछ ही लिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? यस या नो? नहीं यार प्लीज़, अब कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, बाय फॉर एवर। इतना बोलकर मैंने अपना सिम तोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल थी ये। शायद उस समय मुझे पता नहीं था। आज लगता है कि कितना बड़ा बचपना था ये। सिम तोड़कर फेंकने के बाद बात करने का कोई रास्ता ना तो मेरे यानी साहिल के पास
पास और ना ही जावी के पास बचा था। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास आ गया था और मैं था कि अब तक किताब उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होने की वजह से जाना पड़ता था। जाके एक कोने में बैठ जाता था। अपुन टीचर बेचारे आते थे, बकते थे और अपुन साला अलग ही दुनिया में डूबा रहता था। मोबाइल कभी उठता था तो बस म्यूजिक सुनने के लिए। दोस्तों से बात बात पर लड़ाई करना मेरी आदत सी बन गई थी। जिस दिन कमीनों के साथ पहली बार शराब पी थी, पहली बार जावी के लिए दिल में छुपा हर भड़ास निकाल के रख दिया था उन दोस्तों के सामने। ये अलग बात है कि अगले दिन से जावी नाम से ही मेरा मजाक उड़ाने लगे थे वो। अब तो हाथ की सिगरेट ही मेरी प्रेमिका बन गई थी। कम से कम मेरे होठों से तो लगी रहती थी। खैर इसी सुहाग में परीक्षा दे दी गई और मेरी चेतना तब जागी जब मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। कॉलेज से वार्निंग लेटर जारी हो चुका था। अभिभावक के साथ मुझे कॉलेज में रिपोर्ट करनी थी। घर किस मुंह से जाए, यही बात परेशान कर रही थी कि मेरे शराबी दिमाग ने एक तरकीब खोजी। अपने एक विश्वास पात्र मित्र को सेट किया और अपनी बिगड़ी शक्ल लेकर घर चला गया। दोस्त घर वालों को समझाने में सफल रहा कि परीक्षा के दौरान ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। हम लोगों ने आप लोगों को नहीं बताया कि शायद ठीक हो जाए। पापा ने थोड़ी नाराज़गी के बाद कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। अगली बार फिर से अपने जूनियर बैच के साथ क्लास अटेंड करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अतः अब मैं क्लास भी बहुत कम ही जाता था। इस बार भी परिणाम वही हुआ जो पता था, सारे विषयों में फेल। कॉलेज और हॉस्टल दोनों से निकाल दिया गया। आज पिछले एक साल में पहला दिन था जब मैं शराब को हाथ नहीं लगाया था और जिंदगी का पहला दिन था जब मैं खूब रोया था। कोई नहीं था मेरे पास मेरे आंसू पोंछने के लिए। आज मुझे सारी बातें याद आ रही थी। कैसे पापा ने बचपन से ही मेरे अंदर इंजीनियर बनने का सपना भरा था। इंजीनियरिंग की कोचिंग से लेकर फीस तक कैसे अपने पेट काट काट कर पैसे बचाए थे। कैसे नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलने पर माता का जगराता करवाया था। सब कुछ तोड़ दिया था मैंने। माँ से तो बच भी सकता था, लेकिन पापा से ऐसी शक्ल लेकर इस घर में आया क्यों तू? निकल जा मेरे घर से नालायक। घर में घुसते ही पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बेटे जा अपने कमरे में जा, माँ ने धीरे से मुझसे बोला। मैं मम्मी पापा दोनों के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज 15 दिन हो गए थे मुझे घर आए हुए, लेकिन पापा ने सामने से मुझसे बात तक नहीं की थी और ना ही तो जहाँ मैं होता वहाँ आते भी नहीं। माँ तो बिना मनाए भी मान गई थी क्योंकि वो माँ है। इस 15 दिन में पापा को कभी हंसते हुए नहीं देखा था मैंने, बल्कि मम्मी पर चिल्लाते हुए जरूर कई बार देख लिया था, जो आज से पहले ऐसा कभी होता नहीं था। घर में पापा मम्मी से कहते कि अपने लाडले का भी जॉब कार्ड बनवा दो। नालायक अब गड्ढे खोदने लायक ही तो बचा है। रोज रोज घर के ऐसे माहौल से मैं तंग आ गया था। अब मैं इस घर से निकलना चाहता था, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। मैं इसी उधेड़ बुन में जी रहा था कि पड़ोस का ही रमेश दिल्ली से घर आया हुआ था। मेरे घर आया तो घर पर मम्मी पापा दोनों नहीं थे। मुझसे बात हुई और मैंने उससे उसके साथ कंपनी में काम करने का निवेदन किया। पहले तो वो सकुचाया कि कहा मैं एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग का छात्र एक छोटी सी कंपनी में नौकरी के लिए कह रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि देख अभी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं और मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। छुट्टियों भर पैसे कमाकर मैं वापस आ जाऊंगा। तब जाके उसे संतोष हुआ। मैंने दिल्ली जाकर कमाने की बात घर पर जाने वाले दिन बताई और निकल गया जिंदगी की एक नई दिशा की ओर। घर के ऐशो आराम में जीने वाला साहिल
आज एक फैक्ट्री में शिफ्ट की मामूली सी नौकरी करने लगा था। जिंदगी का कोई और पड़ाव होता तो शायद वह कभी टिक नहीं पाता ऐसे हालात में, लेकिन घर की बात याद करके मन को मना लेता। शराब सिगरेट जो कभी सहारे थे आज छुए भी कई महीनों हो गए थे। शायद हालात ने सब कुछ बता दिया था। जब कभी जावी की याद आती, दिन भर का थका होने पर भी मेरी भूख मर जाती थी अपने वर्तमान हालात की वजह। मैं जावी को ही मानता था, सोचता काश वह मेरी जिंदगी में ना आती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब कभी कंपनी में डांट खा लेता या मेरे साथ कुछ गलत होता तो बस यही जी करता कि काश आज मेरे पास जावी का नंबर होता तो फ़ोन करके खूब खरी खोटी सुनाता। कभी कभी खुश होता तो ये भी सोचता कि साली पता नहीं कैसी होगी, क्या कर रही होगी, लेकिन जैसे ही मुझे अपने वर्तमान की याद आती फिर मन गुस्से में भर जाता। सच कहूँ तो दोस्तों, जिंदगी को मैं किसी तरह काट रहा था। कभी कभी सोचता भाग जाए, लेकिन समय ने तो कुछ और ही लिख रखा था। रोज की तरह आज दिन ड्यूटी के लिए घर से निकला था मैं। ऑफिस टाइम था तो सड़क भी काफ़ी भरी हुई थी और हर कोई जल्दी में ही लग रहा था। ऑटो से थोड़ी दूर जाते ही मैं देखता हूँ कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। लोग उस गाड़ी के पास अपनी गाड़ी स्लो करते और जैसे ही उनकी पैनी नज़र ये जान जाती कि गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई है, वे गाड़ी अपनी आगे बढ़ा देते। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे और कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। मेरा ऑटो भी उसी गाड़ी के पास धीमे हुआ तो मैंने ध्यान से देखा कि गाड़ी के अंदर दो बुजुर्ग फंसे हुए हैं। इतनी बड़ी उम्र में गाड़ी लेकर निकलने की क्या ज़रूरत पड़ती है इन बुड्ढों को। मुंह बनाते हुए ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझको लगा कि अगर अभी उन्हें नहीं निकाला गया तो वे मर भी सकते हैं। मैंने ऑटो वाले से रुकने को बोला तो बाकी सवारियां देरी हो रही हैं कहकर चिल्लाने लगा। जब मुझे लगा कि ड्राइवर रुकने वाला नहीं है तो मैं ऑटो से उतर गया। दौड़कर मैं गाड़ी के पास गया, दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वह फंसा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए लोगों को बुलाया तो वहाँ किसके पास समय था इस सब के लिए। कई लोगों के कहने के बाद भी जब कोई आगे नहीं आया तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगा कि जिस छोटे से शहर से मैं आया हूँ वहाँ अब तक सैकड़ों लोग मदद के लिए जमा हो गए होते, यहाँ तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतने में उधर से एक स्कूटी से गुजरती हुई लड़की मेरी मदद को आगे आई। मैंने किसी तरह दोनों वृद्ध दंपत्ति को गाड़ी से बाहर निकाला। दोनों के ही शरीर और माथे पर चोट लगी थी, लेकिन वे अर्धमूर्छित अवस्था में थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं ऑटो रुकवाने लगा तो कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा था और जो रुक भी रहा था वो 200 रुपये मांग रहे थे। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं फिर निराश हो ही रहा था कि उसी लड़की ने ऑटो वाले को 200 रुपये देते हुए तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने को बोली। जब तक मैं धन्यवाद बोल पाता वह चली गई थी। किसी तरह दोनों को संभालते हुए जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वाले एडमिट करने से पहले ही एडवांस जमा करने की बात करने लगे। अब मेरा दिमाग फिर चकराने लगा। वे लोग कम से कम 10,000 जमा करने को बोल रहे थे। मैंने उनसे गिड़गिड़ाते हुए एडमिट करने को बोलता रहा, लेकिन हॉस्पिटल वाले मानो बहरे हो गए थे। आज मुझे लग गया कि मानवता जैसी चीज़ केवल हमारे जैसे छोटे शहरों में ही होती है। अचानक मुझे याद आया कि मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचे हुए हैं, लेकिन वह एटीएम भी कमरे पर रखा हुआ था। मैंने उनसे 20 मिनट का समय मांगा तो डॉक्टरों ने दोनों को एडमिट करके इलाज शुरू किया। मैं दौड़कर कमरे पर आया
और एटीएम में रखे करीब 7,000 रुपये ले जाकर हॉस्पिटल में जमा कर दिए। शाम तक तो अंकल काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन आंटी की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई थी। आगे की पैसों की व्यवस्था वृद्ध अंकल ने खुद कर ली थी। 3 दिन बाद दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के जब मैं उन्हें छोड़ने उनके घर गया तो दोनों ही लोग मुझको पकड़कर रो दिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी एक बहुत ही खुशहाल पंकज और प्रीति जैन फैमिली थी। घर में एक बेटी और एक बेटे से उनकी दुनिया खुशहाल थी। उनका अच्छा खासा मैन पावर सप्लाई का बिजनेस था। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का उनको इस कदर भूत सवार था कि दोनों बच्चों अंश और आकृति को पहले तो उन्होंने हॉस्टल में रखा, फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया था। यही बहुत बड़ी गलती थी जीवन की। बेटे हमारी, एक ठंडी आह भरते हुए आंटी ने अपने पति के आंसू पोंछे। मैं उन लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं तो कभी भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनको ही सनक थी उन्हें विदेश भेजने की। बेटे, हम उन्हें अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में उन्हें संस्कार देना भूल गए। हमें क्या पता था बेटे कि उनको कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ेगा कि उसमें सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि माँ बाप भी बलि चढ़ जाएंगे। आज अमेरिका में बेटा कंपनी चलाता है और बेटी की कनाडा में रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी चेन है। अंकल ने कहना जारी रखा, हमें तो उनकी शादी करने तक का भी सौभाग्य नहीं मिल पाया बेटे। किस्मत के इतने बदनसीब हम दोनों हैं बेटे। आंटी ने बात पूरी करते हुए बोली, हर बाप अपने बेटे को सफल होना चाहता है, लेकिन आप दोनों पहले बाप हैं जो उनकी सफलता से दुखी लग रहे हैं। मैंने सकुचाते हुए कहा, नहीं बेटे, हमें तो उनकी सफलता पर गर्व है, लेकिन दोनों ने ही पिछले 4 सालों में हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। दिल्ली में अपना छोटा सा मकान है, 2 जमीन के प्लॉट है। जिस चीज़ को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उनके लिए यह बहुत छोटी चीज़ है बेटे। आज यदि मैं भी करोड़ों का मालिक होता तो मेरे दोनों बच्चे हमारे पास होते। अंकल का इतना कहना था कि आंटी रो पड़ी। क्या आज की पढ़ी लिखी संतानें ऐसी होती हैं? अगर सच में होती हैं तो नहीं पढ़ना मुझे। मन ही मन बुदबुदाया मैं। आज मुझको मेरे पापा याद आ रहे थे। मैं भी अपने पापा के भीतर तैरते इसी सपने को याद कर रहा था। वो तो उनकी आर्थिक स्थिति ने उनको इजाज़त नहीं दी, नहीं तो वे भी मुझको विदेश भेजने में कोई देर नहीं करते। अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा करता तो क्या बीतती उन पर सोचकर ही सिहर गया था मैंने तुरंत ही आंटी को चुप कराया और उन दोनों लोगों का हाथ पकड़कर बोला, आप लोग चाहें तो मुझे ही अपना अंश बेटा समझ सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों से बिना कुछ लिए मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। अंकल और आंटी मेरा मुंह देखते रह गए थे। कहने को तो कह दिया था मैंने, लेकिन वह जानता था कि नौकरी करते हुए उन लोगों की मदद करना कितनी कठिनाई का कार्य है। खैर, उस समय तो मैं अपने कमरे पर आ गया। अगले दिन से फिर वही ड्यूटी और भागम भाग शुरू हो गई। किसी तरह मैं समय निकालकर अंकल आंटी के पास चला जाता और उनकी कुशल क्षेम पूछकर वापस आ जाता। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और अब कुछ ही समय में तीनों काफ़ी घुल मिल गए थे। अब मुझको उन लोगों से मिले बिना रहा नहीं जाता और वे लोग भी मुझे जिस दिन नहीं देखते इसे लेकर बेचैन हो जाते। अंकल आंटी चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूं, लेकिन मैं ही टालता आ रहा था। एक दिन तबीयत ठीक न होने पर आंटी ने मुझे रोका,
तो मैं मना नहीं कर पाया। उस दिन से मैं उनके साथ ही रहने लगा था। दोस्त को बोल दिया था कि कुछ दिन के लिए वहाँ रहूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। वहाँ पर रहते हुए मैं अंकल आंटी की खूब सेवा करता था और कोशिश करता कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। वे लोग भी मेरी सेवा से बहुत खुश रहते थे और अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और जावी मेरी ज़िंदगी में फिर से भूचाल लाने वाली है। अंकल आंटी को मेरा फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करना अच्छा नहीं लगता था। उस उम्र में भी उन लोगों ने मेरे लिए अपने बंद पड़े पैन पावर सप्लाई के बिजनेस को पुनः शुरू करने की ठानी। जीवन के लगभग निराश हो चुके अंकल आंटी को अब जीवित रहने का एक मकसद मिल गया था। उन लोगों ने फिर से अपने सारे पुराने लोगों से संपर्क करना शुरू किया। जो ऑफिस कई सालों से बंद पड़ी थी, उसे फिर से उद्घाटन करके जिंदा किया गया। अपने सारे पुराने साथी कॉरपोरेट पार्टनरों से जाके मीटिंग की गई और देखते ही देखते 6 माह के अंदर ही कंपनी के 20,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी देश के भिन्न भिन्न सरकारी और प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में अपनी सेवा देने लगे। इस काम में मैं भी उन लोगों की जी तोड़ मेहनत करके मदद कर रहा था। मैं तो यह कार्य अंकल आंटी के लिए कर रहा था, जबकि वे लोग पूरी कंपनी मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए खड़ी कर रहे थे। 1 साल के भीतर ही न चाहते हुए भी मैं कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। अंकल आंटी के अनुभव और मार्गदर्शन तथा मेरी मेहनत रंग लाई और 2 साल के भीतर ही कंपनी का सालाना टर्नओवर कई 100 करोड़ में पहुंच गया। कंपनी का ऑफिस देश के लगभग हर शहरों में खुल चुकी थी। यहाँ मैं आपको बताना भूल गया था कि एक ज़माने में कभी अंकल आंटी दिल्ली में ही वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम एक साथ चलाते थे। अब जबकि कंपनी अच्छी चल रही थी, तो उन लोगों ने अपनी कभी अधूरी रह गई इच्छा को अब पूरा करने की इच्छा जाहिर की। मैंने तुरंत ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम खोल दिया तथा अंकल और आंटी के सुझाव पर नाम दिया जैन आश्रम, और शहर से हर घूमने वाले भीख मांगने वाले बच्चों और बूढ़ों को पकड़ पकड़ कर वहाँ रखा दिया। उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनके इलाज के लिए जैन आश्रम में ही एक छोटा सा अस्पताल खुलवाया। बच्चों के पढ़ने के लिए आश्रम में ही कक्षाएं लगवानी शुरू की। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए अच्छे अध्यापक रखे। उन्हें इस तरह से देखभाल और ज्ञान दिया जाने लगा कि सभी लोग पूरे आश्रम को अपने परिवार जैसा समझने लगे थे। बच्चों को बड़ों का प्यार और बड़ों को छोटों का दुलार नसीब होने लगा था। कुछ ही महीनों में वहाँ करीब 800 लोगों का एक विशाल परिवार बन गया था। उस आश्रम में अंकल और आंटी का पूरा समय बीतता था और वे लोग जब इतने लोगों के चेहरों पर खुशियाँ देखते तो काफ़ी खुश होते और मुझे दुआएं देते। मुझे भी जब कंपनी से समय मिलता अपने ड्राइवर को उसी आश्रम की तरफ ही गाड़ी मोड़ने को कह देता। अब तक घर पर अपने कुछ भी नहीं बताया था मैंने। मेरे जीवन में हुए इस अकस्मात परिवर्तन को शायद कोई मानता भी नहीं। बस घर पर कुछ पैसे हर माह भेज देता था। इस समय मेरे जीवन में सब कुछ था, बस नहीं था तो मेरा प्यार जावी। मैं सोचता काश आज उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद मैं दुनिया के सबसे खुश इंसानों में से एक होता। इधर बीच में जब से घरवाले मेरी शादी को लेकर मुझसे बात करने लगे थे, तब से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मैं अब किसी
किसी को दिल देना नहीं चाहता था और ना ही अब मेरे में इतनी हिम्मत बची थी कि किसी और से फिर से धोखा खा सकूं। मेरी परेशानी को अंकल आंटी ने भी महसूस किया था और पूछा भी था। मैं उन लोगों से झूठ नहीं बोल पाया और सब कुछ सच सच बता दिया था कि मैं क्यों अपने पहले प्यार से मिली चोट की वजह से शादी नहीं करना चाहता। जब अंकल आंटी ने मुझे समझाया कि बेटे, जिंदगी में पीछे मुड़ना नहीं होता, सिर्फ आगे बढ़ना होता है, तो मेरा जवाब होता, मैं इस रास्ते पर इतना ही चल सकता था ताऊ। मैं उन्हें प्यार से ताऊ ताई भी कहा करता था। जब भी वे लोग मुझको परेशान देखते समझ जाते कि मामला जावी ही है। दुखी भी होते, लेकिन वे लोग भी क्या कर सकते थे। जावी के बारे में ज़्यादा बात करने पर मैं इतना परेशान हो जाता कि वहाँ से उठकर चला जाता था और फिर मेरे रात के खाना खाने की उम्मीद कम ही रह जाती। अंकल आंटी मन महसूस कर रह जाते बेचारे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद एक दिन अंकल आंटी ने मुझसे कहा कि बेटे, हम लोग जरा बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं और दक्षिण भारत भी अच्छे से कभी घूमने का समय नहीं मिला, इसलिए वहाँ भी घूम लेंगे। मैं सहर्ष तैयार हो गया और बोला कि ये तो अच्छी बात है। मैं आज ही तीनों लोगों का टिकट और होटल बुकिंग आदि के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी सक्षम हैं, घूम लेंगे साथ में, आंटी ने कहा। अरे कैसी बात कर रही हैं ताई, मैं आप लोगों की सेवा में कब से परेशान होने लगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्यों ताऊ? मैंने उम्मीद भरी नज़रों से ताऊ की तरफ देखकर बोला। नहीं बेटे, तुम्हारी ताई सही कह रही हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ टाइम हम अकेले बिताना चाहते हैं। तुम चाहो तो साथ में मदद के लिए किसी को थोड़े समय के लिए भेज सकते हो। अंकल की ऐसी बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनकी मदद के लिए हर जगह जहां वे जाना चाहते थे उनकी मदद के लिए आदमियों की लिस्ट तैयार करके दे दी थी। कुछ हफ्तों बाद ही अंकल आंटी घूम कर वापस आ गए थे। अब वे लोग पहले से ज़्यादा खुश लग रहे थे। उनकी खुशी देखकर मैंने कहा कि ताऊ ताई, आप लोग हर महीने 2 महीने पर ऐसे ही घूमने निकल जाया करना, मैं हर बार नई जगह की व्यवस्था कर दिया करूँगा। वे दोनों लोग मान गए थे। सब कुछ सही चल ही रहा था कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आना बाकी ही था। एक दिन जब मैं ऑफिस के काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे फ़ोन आया कि आपके ताऊ की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेदांता अस्पताल चले आओ। मैंने घबराते हुए ताई को फ़ोन किया तो ताई ने बताया कि इनको दिल का पता नहीं कैसा अटैक आया है कि मेदांता वाले थोड़ी देर में ही इनको दिल के सबसे अस्पताल बंगलौर रेफर कर रहे हैं। बेटे, जल्दी से 3 टिकट बनवा दे बंगलौर का और जल्दी से एयरपोर्ट आ जा। लेकिन कब और कितनी देर पहले हुआ ये सब? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताई? रुकिए, मैं मेदांता के हेड से बात करता हूँ। घबराते हुए मैं बोल रहा था। अरे बेटे, मैं खुद घबरा गई थी, इसलिए तुझे बता नहीं पाई। और सुन, मैंने सबसे बात कर ली है, तू बात करने में समय बर्बाद मत कर, जल्दी से टिकट बनवा और एयरपोर्ट आ जा। ओके ताई, बस इतना ही बोल पाया था मैं और मेरी आंखें गीली हो गई थी। किसी तरह तीनों बेंगलोर पहुँचे। बेंगलुर हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने तुरंत अंकल को इमरजेंसी में भर्ती करवाया। डॉक्टरों की एक टीम उनके उपचार में लग गई। इमरजेंसी के बाहर आंटी और मैं भगवान से प्रार्थना किए जा रहे थे कि जल्दी ही डॉक्टर बाहर आकर बोल दे कि अब वे खतरे से बाहर हैं। इंतजार करते करते रात के 10 बज गए। जैसे ही डॉक्टरों की टीम में से एक आदमी बाहर आया, हम दोनों उसी तरफ दौड़ पड़े। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे ताऊ ठीक तो है ना? डॉक्टर के बोलने से पहले ही मैंने सवाल ठोक दिया। देखिए, उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, हमें अपने चीफ सर्जन के आते ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो चीफ सर्जन को बुलाओ ना। देर किस बात की। अब की बेचैनी और बढ़ गई थी, मेरी और ताई की भी। वो किसी की जिंदगी बचा रही हैं मुंबई में, बस कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगी। आप चिंता ना करें, जब तक पेशेंट का हम लोग देखभाल कर रहे हैं आप बाकी की फॉर्मेलिटी पूरा करिए और 10 लाख रुपए एडवांस जमा कर दीजिए। हम लोग मैम के आते ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। और हाँ, आप दोनों थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। मैंने तुरंत चेक काट कर जमा किया और रसीद लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। आप ठीक है ना ताऊ? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। इस सबसे बड़े हॉस्पिटल का सबसे बड़ी सर्जन आ रही हैं, उसके आते ही आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब कुछ एक सांस में कह गया था मैं। हाँ बिल्कुल बेटे, बस थोड़ा जल्दी करवा दे मेरे बाबू, अंकल ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल जल्दी, मैं अभी तुरंत बात करता हूँ डॉक्टरों से कि मैडम कब तक पहुँचती हैं। मैं भागते हुए डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर ने बताया कि रात 2 बजे तक आने की उम्मीद है और हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तो मानो 2 बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताऊ और मैं बार बार घड़ी की तरफ देखते। मैंने देखा कि इस परिस्थिति में भी ताई धैर्य से काम ले रही हैं और बीच बीच में मुझको यही सुझाव भी दे रही हैं जो मेरे लिए काफ़ी राहत देने वाला था। करीब 2:30 बजे इमरजेंसी के बाहर बैठे हुए मैं देखता हूँ कि कुछ डॉक्टरों की टीम उधर ही आ रही है। बीच में एक महिला डॉक्टर जिसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर थोड़ी गंभीरता और आंखों पर एक सुनहरे रंग का चश्मा। टीम के पास आते ही उसी महिला डॉक्टर ने पूछा, मरीज का गार्जियन कौन है? जी हम दोनों। डॉक्टर के चेहरे और आवाज़ पर फोकस करते हुए मैंने बोला, कोई एक इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि यदि इस परिस्थिति में मरीज को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं होगा। डॉक्टर ने एक कागज का टुकड़ा आंटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब तक तेजी से घूमता मेरा दिमाग उस आवाज को पहचान गया था और चेहरा भी लगभग पहचान में आने लगा था। मेरे शरीर के हाव भाव तेजी से बदलने लगे थे। आपका नाम क्या है डॉक्टर? मैंने तमतमाते हुए पूछा। आपको नाम से क्या मतलब? जूनियर डॉक्टर ने सवाल किया। आप जल्दी से साइन करके दीजिए और हमें जल्दी से आगे का काम करने दीजिए। और डॉक्टरों की पूरी टीम इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश कर गई थी। ये जावी है ना? मैंने जाते हुए अंतिम डॉक्टर से चिल्लाते हुए पूछा। हाँ तो, और आप ऐसे चिल्लाएंगे नहीं समझे? डॉक्टर चेतावनी देते हुए बोला। मेरी भौहें तन गई थी, रोवा रोवा खड़ा हो गया था, शरीर मानो गुस्से में कांपने लगा था। मैंने बाहर पड़ी हुई एक लोहे की कुर्सी उठाई और तेजी से इमरजेंसी वार्ड के अंदर प्रवेश किया। अगर तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे ताऊ को छुआ भी तो मैं तेरा हाथ ही नहीं गर्दन भी तोड़ दूंगा। धोखेबाज जावी, गुस्से और क्रोध से कांपते और हाथ में कुर्सी उठाए हुए मैंने कहा। तो वहाँ हर कोई स्तंभ रह गया। आंटी, अंकल और बाकी डॉक्टर मेरे इस रूप को आंखें फाड़ कर देखने लगे। हाथ में ग्लव्स पकड़े जावी सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही दिमाग ने पाया कि उसके सामने साहिल है तो अब कांपने की बारी जावी की थी। उसके हाथ से ग्लव्स छूट चुका था। कुछ कहने के लिए होठ हिले मगर कांपते होठों से कोई शब्द निकल ही नहीं पाया। मेरे इस रूप को देखकर पास खड़े जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत ही आकर मुझे पकड़ लिया था। ये दिल का क्या इलाज करेगी ताऊ? अरे ये तो दिल का मरीज बनाती है मरीज। ये दिल में ऐसा जख्म देगी ना ताऊ कि पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। ताऊ नहीं कराना मुझे आपका इलाज यहाँ, जल्द ही हमें डिस्चार्ज करो, मैं कहीं और लेके जाता हूँ ताई इन्हें। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैं बोलता रहा। क्या यही जावी है बेटे? क्या इसी को याद करके तू रोता रहता है बेटे?
तब तो मैं भी कदापि यहाँ इलाज नहीं कराऊंगा। इतना कहते ही जोर से खांसने लगे ताऊ। ताऊ की बात सुनकर मुझे बल तो मिला, लेकिन उनकी हालत देखकर फिर मन कमजोर होने लगा। लेकिन इनको ऐसी हालत और इतनी रात में कहाँ लेके जाएंगे बेटे? और इससे बढ़िया हॉस्पिटल तो इंडिया में नहीं है दिल का। थोड़ी शंका भरी नजरों से ताई ने मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी आप दुख हो रहा था, और इससे गंदा दिल का डॉक्टर भी नहीं होंगे इंडिया में ताई। मेरा गुस्सा और लहजा वैसा ही था। सामने खड़ी जावी के आंखों से आंसू बहने लगे थे, नजरें झुकी हुई थी, होंठ कांप रहे थे, शरीर बिल्कुल निस्तेज सा होता जा रहा था। मुझे लगा कि थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो गिर जाएगी। इससे पहले कि मैं कुछ और भड़ास निकालता, वह दौड़ते हुए अपने चैम्बर की तरफ भागी। बाकी डॉक्टरों ने भी मुझको छोड़कर जावी के पीछे लग गए। मैं अभी कहीं ना कोई जुगाड़ करता हूँ आपके इलाज का ताऊ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं बोलता रहा। हाँ बेटे, तुम जो करोगे सबसे अच्छा ही करोगे। कहते कहते अब और अधिक जोर से सांस लेने लगे थे ताऊ। मैं अंकल की हालत देखकर अपनी ताई की तरफ देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ अपने पति की जिंदगी वाली करुणा तैर रही थी। यह देखकर उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता हूँ। सोचता हूँ दुनिया कितनी छोटी है, इसको यहीं और इसी हालात में मिलना था। उधर मेरे इस गैर जिम्मेदारान व्यवहार के कारण हॉस्पिटल प्रशासन ताऊ को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। इधर आंटी कभी अंकल को तो कभी मेरी तरफ करुणा भरी नजरों से देख रही थी। मैं हर पल ताऊ की बढ़ती सांस को महसूस करके और परेशान हुआ जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ मुझे सब कुछ देने वाले ताऊ की जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ प्यार में धोखा देने वाली लड़की से सहयोग। मैं अपनी दुनिया में जावी की परछाई भी नहीं आने देना चाहता था, लेकिन आज तो स्थिति ही ऐसी फंस गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अजीब धर्म संकट में फंसा था मैं। इसी उधेड़ बुन में जब मुझे समझ नहीं आया तो ताऊ से ही पूछ लिया, क्या ताऊ इससे इलाज करा लिया जाए क्या? क्योंकि कहीं और ले जाने का पर्याप्त समय नहीं है हमारे पास। बेटे, जिसने तुम्हारे जीवन में कांटे बोए हैं उससे मैं इलाज नहीं करा सकता। हाँ, यदि तुम दिल से माफ़ कर दो तो सोच भी सकते हैं। इतना कहते ही अंकल की हालत खराब होने लगी। वह जोर जोर से सांस लेने लगे। इससे पहले कि वे और कुछ बोल पाते और हालत खराब होती, एक नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर की तरफ भागी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जावी इमरजेंसी चैम्बर में प्रवेश की। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर रोते हुए बोली, आपको नाराजगी मुझसे है ना? तो आप अंकल की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? अगर अभी उनका इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मुझे अपना कर्तव्य करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा प्यार भी नहीं। मैं अंकल का ऑपरेशन करके रहूंगी। आपको जिस चीज़ से वार करना है करिए साहब। मैं यह सुनकर अब नरम पड़ चुका था। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऑपरेशन कर दो, क्योंकि मेरे ताऊ की ज़िंदगी मेरे प्यार क्या, मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन माफ़ तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं कर पाऊंगा। तभी ताऊ जोर से ऊंची आवाज़ में बोल पड़े, जो थोड़ी देर पहले ही सीरियस हालत में खांस रहे थे। नहीं, माफ़ करना बेटे, भले मुझे मर जाने दो, नहीं कराना मुझे जावी से इलाज, लेकिन हाँ, मुझे फ़क्र है इस बात का कि तुम जिससे प्यार करते हो वह महान है बेटे। तुम्हारी पसंद लाजवाब है साहिल। यह जान लो मेरे बेटे कि अगर तुमने जावी को खो दिया तो फिर इससे बेहतर लड़की तुम्हें इस संसार में कभी भी मिल नहीं पाएगी। मैं आश्चर्यचकित होते हुए बोला, ताऊ क्या कह रहे हैं
आप तो इसके नाम के अलावा कुछ जानते भी नहीं, और वही जानते हैं जो मैंने इसकी बेवफाई के बारे में आपको बताया है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद तेरी नज़रों में मैं और तुम्हारी ताई वही जानते हैं जो तुमने बताया, लेकिन इसके अलावा हम लोग ऐसी चीज़ भी जानते हैं जिसे आज तक तुझे नहीं पता। अरे पगले, तुझे तो यह भी नहीं पता होगा कि जब तुमने सिम तोड़कर फेंका था, पागल हो गई थी ये। तुझे याद कर हफ्ते भर बुखार में तड़पती रही तेरा नाम लेकर। अभी भी जब इसे तेरी याद आती है, बैठ के कोने में रोती रहती है, बस यही सोचती है काश साहिल कुछ और टाइम दे पाया होता। तू जानना चाहता है ना कि इसने शादी क्यों नहीं की तुझसे? तो सुन, इसकी बच्चेदानी एक बीमारी की वजह से 12 साल की उम्र में ही निकाल दी गई थी, और इसके ठीक 3 साल बाद इसे पता चलता है कि इसके दिल में छेद है। बीमारी इतनी देर से पता चली कि अब दिल का घाव भरा नहीं जा सकता था, ऑपरेशन मुश्किल था, और जीने की उम्र डॉक्टरों ने बस इतनी दे रखी थी कि जब तक हंस बोल रही है ठीक है, नहीं तो जब बिस्तर पर गिरेगी तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी में मिले दो झटकों से बेचारी तुमसे मिलकर उबर रही थी कि तुमने ही तीसरा झटका दे दिया। कहना जारी रखा अंकल ने, अब तू ही बता, इस परिस्थिति में भला कौन तैयार होगा शादी के लिए? तुझे बाप बनने की खुशियाँ दे नहीं पाती, और साथ कितने दिन तक? क्या इसकी जगह तू होता तो तैयार हो जाता शादी के लिए? प्यार करने वाले के लिए अपने साथी की खुशियां अहम होती हैं। नादान बालक। जावी विस्मय और अचरज से भरी हुई सामने बोल रहे ताऊ को देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी के बारे में उतना तो वह खुद नहीं जानती जितना अंकल बोल रहे हैं। मैं तो बस आश्चर्यचकित होकर आंखें फाड़ फाड़ कर बस कभी ताऊ तो कभी जावी को देख रहा था। तुझे क्या लगता है दिल का इतना बड़ा डॉक्टर बनना इसके लिए आसान था? नहीं, आंटी ने कहा। तो अब जावी और मैं और भी विस्मित होकर ताई को देखने लगे थे। किसी के दिल के छेद को किसी भी उम्र में भरा जा सके, इसके लिए इसने काफ़ी मेहनत और रिसर्च की। सबसे पहला प्रैक्टिकल जो हुआ उसे इसने अपने दिल पर करवाया, वह कामयाब रहा। तब जाकर डॉक्टरों को एक नई उम्मीद जागी कि नहीं, 10 साल से ऊपर बच्चों के दिल के छेद को भी भरा जा सकता है। सोच कितना बड़ा रिस्क था जिंदगी का। इतनी हिम्मत है ये छोटी सी गुड़िया की। इसी का परिणाम है कि आज यह इंडिया की सबसे बड़ी हार्ट सर्जन है। आंटी कहती गई, तुम दोनों ही ये सोचकर बेचैन हो रहे हो कि हम दोनों को जावी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तो सुन, ताऊ बोलने लगे, तुझे क्या लगता है तेरी आंखों में एक भी उदासी हम देख पाते हैं? नहीं ना, तो फिर हम कैसे देख पाते कि जब जब भी जावी का नाम आए तो उदास होकर के बिना खाना खाए सोने चला जाए? क्या हम और तुम्हारे ताई ऐसा देख पाते? तुझे भी लगता है ना कि हम और तेरे ताई बालाजी के दर्शन करने गए थे, दक्षिण भारत घूमने गए थे? हाँ, हम गए थे जरूर, लेकिन दर्शन करने के लिए नहीं, तेरी जावी का पता लगाने के लिए। हाँ बेटी, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कॉलेज से लेकर के तुम्हारे अब तक की सारी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए हमने अपने आदमी लगा रखे थे। हमें उनके द्वारा जैसे ही पता चला कि तुम बेंगलोर में हो, हम तुमसे मिलने के लिए आ गए। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन हम तुमसे मिले भी, लेकिन हमने बताया नहीं कि तुम अपने गले में जिस शख्स की तस्वीर लटकाई हो, अपनी टेबल पर जिसकी फोटो लगा रखी है, अपनी कलाई पर जो एस गुदवा रखा है, वो साहिल तो हमारे पास है और हम वापस आ गए थे। तुम एक दिन फिर उदास होकर के बिना खाना खाए सोने चले गए थे। तभी हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए।
और जब तुम ऑफिस में थे तभी हमने हार्ट फेल होने का बहाना बनाया, मेदांता हॉस्पिटल में अपने दोस्त से बोलकर रेफर करवाया और यहाँ आने के बाद यहाँ की हार्ट टीम भी मेरे प्लान के मुताबिक ही काम कर रही थी। बस नहीं जानते थे तो तुम दोनों, तुम जिस तरह से जावी के नाम से ही नफरत करते थे, तुम्हें जावी से कहकर मिलाना बहुत मुश्किल काम था बेटे। और जावी से मिलकर तो बस यही लगा कि जिसे मेरा साहिल इतनी ज़्यादा नफरत करता है उसे तो यह पगली भगवान की तरह पूछती है। अब मेरा बेटा साहिल ही क्या, हम भी अपनी बहू को खोएंगे नहीं। इतना कहकर तो ताऊ बेड से उठकर खड़े हो गए। जावी दौड़कर ताऊ के पैरों में लिपट जाती है। मेरा रोम रोम रोमांचित और शर्मिंदगी से मिश्रित भाव से विरल होता जा रहा था। आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। जी तो बस यही कर रहा था कि जैसे भरत जी भगवान राम के वियोग से व्याकुल होकर जंगल में उनको गले लगाते ही अपनी सुध बुध खो दिए थे, वैसे ही अपनी जावी को गले लगा लूं। लेकिन पहले इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ी भी तो लेनी थी। जावी कुछ कहे इससे पहले ही आंखों में बहते हुए आंसुओं के साथ घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते हुए बस इतना ही बोल पाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जावी, वरना मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं। जावी तुरंत ही आगे बढ़कर मुझे उठाती है और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। उस समय मेरे दिल को जो अलौकिक सुख प्राप्त हुआ था आज मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। करीब 10 मिनट बाद ताऊ ने हम दोनों को अलग करना चाहा तो ताई ने मना कर दिया। बोली, बह जाने दो, इन दोनों के अंदर इतने सालों की जमा मैल को। जैसे ही हम दोनों को एहसास हुआ कि ताऊ और ताई भी पास ही खड़े हैं तो दोनों अलग हुए और अब ताऊ और ताई को पकड़कर चारों रोने लगे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था वहाँ का। डॉक्टरों का पूरा स्टाफ ग्रुप इस जड़वंत घटना को देख रहा था। जब चारों अलग हुए तब मैंने ताऊ की तरफ देखकर कहा, ताऊ आप तो पूरे डिटेक्टिव निकले, आपने तो मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। मैं आपका कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊँगा। एक सगे बाप से बढ़कर जो आपने मेरे लिए किया उसका सदैव ऋणी रहेगा आपका बेटा। ताऊ ने मेरे गाल पर एक चपाती लगाते हुए बोले, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अपनी जावी को संभाल, दोबारा मैं नहीं आऊँगा तुझे जावी से मिलाने के लिए। पूरी जिंदगी इसे खुश रखना। और जावी बेटा, इसने तुम्हारे बिना हम सबकी खुशियाँ पलित कर रखी थी। कृपा करके इसे अपनाकर हमें सारी खुशियाँ दे दो बेटी। जावी ने आगे बढ़कर फिर से मुझको गले से लगा लिया। आज दोनों फिर से अपने पहले प्यार के उसी एहसास में डूबते चले गए थे। तभी ताई ने कहा, जावी बेटी मेरा नंबर नोट कर ले अभी, कहीं मेरा नालायक बेटा सिम तोड़ दिया तो मेरे नंबर से बात हो जाया करेगी। और सभी हंस पड़े। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।